हेलो दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार वीडियो सुनने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राजलक्ष्मी को जो मैसेज आया था वो मैसेज पढ़कर राजलक्ष्मी की आंखें फटी की फटी रह गई। जिस डॉक्टर ने वो मैसेज किया था वो दिल्ली के ही नहीं बल्कि पूरे देश के वरिष्ठ सर्जन थे। सर्जरी के फील्ड में उन्हें कई सारे अवार्ड मिल रहे थे, यहाँ तक कि उनको राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उनका नाम था डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा। डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा ने अनिका की तस्वीरें डॉक्टर के सोशल मीडिया नेटवर्क पर देखने के बाद राजलक्ष्मी की पोस्ट के नीचे कमेंट में लिखा था, दिस इज़ अनबिलीवेबल। प्रिसीजन से स्टिचेस लिए हुए हैं, मानो किसी डॉक्टर ने नहीं बल्कि किसी फरिश्ते ने ट्रीटमेंट की हो। सर्जरी करने के दरमियान डॉक्टर की सबसे बड़ी चैलेंज होती है अपने हाथों को स्टेबल रखना, और जिस तरह से टाँके लिए हुए गए हैं, टाँके खुलने के बाद कोई कह भी नहीं पाएगा कि शरीर के उस भाग पर कहीं टाँके लगे गए थे। न स्टिचेस के मार्क रहेंगे और न ही कोई निशान। जिस तरह से भी यह सर्जरी की है वो डॉक्टर नहीं बल्कि फरिश्ता है। सर्जन ने चमड़ी को इस तरह से जोड़ा है मानो जैसे कुदरत ने ही जख्म के बाद चमड़ी में हीलिंग प्रोसेस किया हो। ये कमेंट पढ़ने के बाद राजलक्ष्मी ने तुरंत उस कमेंट पर रिप्लाई टाइप करते हुए कहा, डॉक्टर वेद प्रकाश, क्या मैं आपसे कॉल पर बात कर सकती हूँ? कुछ देर तक राजलक्ष्मी डॉक्टर वेद प्रकाश के रिप्लाई का इंतजार करती रही। राजलक्ष्मी के दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी राजलक्ष्मी के मोबाइल स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ जिसमें लिखा था, यस यू कैन कॉल मी। डॉक्टर वेद प्रकाश ने अपना पर्सनल नंबर भी मैसेज में लिखा था। राजलक्ष्मी ने उसी नंबर पर कॉल लगाया। कुछ देर तक रिंग होने के बाद डॉक्टर वेद प्रकाश ने कॉल रिसीव किया। कॉल कनेक्ट होते ही राजलक्ष्मी ने तेज सांसें लेते हुए डॉक्टर वेद प्रकाश से पूछा, डॉक्टर, इट इज़ रियली एन ऑनर टू टॉक टू यू। मगर डॉक्टर, मेरी मैडम डॉक्टर अमृता यानी कि अनिका मारवा को तो आप जानते ही होंगे। डॉक्टर वेद प्रकाश की आवाज़ में काफ़ी भारीपन था। उनकी उम्र लगभग 80 साल के करीब होने वाली थी। डॉक्टर वेद प्रकाश ने गहरी सांस लेने के बाद राजलक्ष्मी ने कहा, डॉक्टर अमृता के बारे में कौन नहीं जानता। अरे भाई, मैं इतना सीनियर डॉक्टर हूँ फिर भी आए दिन उनकी केस स्टडीज़ पढ़ते रहता हूँ। कमाल की डॉक्टर हैं सचमुच, मॉडर्न डे मेडिसिन का करिश्मा है तुम्हारी मैडम। मगर यह जानकर बहुत दुख हुआ कि इतनी बड़ी काबिल डॉक्टर के साथ ऐसा हादसा हो गया। सचमुच आजकल इंसान के रूप में कई हैवान घूमते रहते हैं जो पैसों की लालच में किसी भी हद तक गिर सकते हैं। वैसे अब उनकी तबीयत कैसी है? घाव देखकर तो लग रहा है कि काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट हुई है उनकी। मुझे लगता है कि होश में आने के बाद डॉक्टर अमृता को उनकी टक्कर का कोई डॉक्टर बहुत जल्द मिलने वाला है। क्या कमाल की ट्रीटमेंट हुई है डॉक्टर अमृता की। डॉक्टर वेद प्रकाश की बात सुनने के बाद राजलक्ष्मी ने कुछ देर खामोश रहने के बाद पूछा, डॉक्टर, मैंने एक्चुअली आपको कॉल इसलिए लगाया था क्योंकि मैं आपसे जान सकूं, क्या आप जानते हैं कि मैडम की ट्रीटमेंट किसने की है? डॉक्टर वेद प्रकाश राजलक्ष्मी की बात सुनकर हैरान हो गए। कुछ देर खामोश रहने के बाद डॉक्टर वेद प्रकाश ने राजलक्ष्मी से पूछा, क्या मतलब मैं जानता हूँ? क्या आप नहीं जानती कि आपकी मैडम पर किसने सर्जरी की है? राजलक्ष्मी ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं डॉक्टर, बात दरअसल ये है कि राजलक्ष्मी अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले रुक गई। राजलक्ष्मी जानती थी कि अगर अनिका मारवा खानदान की बहू थी और अनिका की याददाश्त खो गई है, ये बात खबर वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। इसलिए अपनी बात पलटते हुए राजलक्ष्मी ने डॉक्टर वेद प्रकाश से कहा, डॉक्टर, आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि ये ट्रीटमेंट कौन कर सकता है? क्या इसका कोई आपको आइडिया है? दरअसल मैडम अभी बेहोश है मगर हम सब डॉक्टर को ढूंढना चाहते हैं जिसने मैडम की सर्जरी की है। राजलक्ष्मी की बात सुनकर डॉक्टर वेद प्रकाश काफ़ी हैरान हो गए। डॉक्टर वेद प्रकाश ने राजलक्ष्मी से कहा, देखिए डॉक्टर राजलक्ष्मी, वैसे तो मैं भी काफ़ी हैरान हो गया हूँ इस किस्म की सर्जरी देखकर। ये सर्जरी किसने की है ये तो मुझे नहीं पता, मगर मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि इस तरह की सर्जरी के बारे में तो मॉडर्न मेडिसिन में कहीं नहीं लिखा। हाँ, मैं एक मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर हूँ, मगर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की सर्जरी की बातें तो हमारी पौराणिक किताबों में लिखी हुई है, जहाँ स्टिचेस लेने के बावजूद इंसान के शरीर पर कोई निशान नहीं रहता। स्टिचेस इतने प्रिसीजन के से लिए गए हैं कि सिर्फ चमड़ी को जोड़ा गया है और शरीर के घाव को इस तरह हील किया गया है जैसे कुदरत घाव को भरती है। ये किसी नॉर्मल डॉक्टर का काम नहीं है। मेरा मतलब है कि अगर ये डॉक्टर रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा होता तो अब तक तो ये डॉक्टर पूरी दुनिया में फेमस हो चुका होता। अगर मुझ जैसे डॉक्टर को इतने अवार्ड्स मिल चुके हैं तो ऐसे डॉक्टर को पता नहीं अब तक कितने अवार्ड्स मिल चुके होते।
ये डॉक्टर जो कोई भी है वो ज़रूर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर नहीं है, इसलिए ऐसे इंसान को ढूंढना बेहद मुश्किल है जब तक वह खुद अपने आप को लोगों के सामने नहीं लाता। डॉक्टर वेद की बात सुनकर राजलक्ष्मी दंग रह गई। राजलक्ष्मी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतना काबिल डॉक्टर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर क्यों नहीं है। इतनी काबिलियत होने के बावजूद कौन अपने आप को शोहरत और नाम से दूर रखना चाहेगा। गहरी सोच में डूबी हुई राजलक्ष्मी के कानों पर डॉक्टर वेद प्रकाश की आवाज़ पड़ी। डॉक्टर वेद प्रकाश ने राजलक्ष्मी से कहा, उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर अमृता जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बाकी मेरी किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। गुड बाय। रोहित कई घंटों तक अनीका के बिस्तर के सामने बैठा अनीका के जागने का इंतजार कर रहा था। रोहित के मन में सिर्फ एक ही बात की प्रार्थना चल रही थी कि किसी तरह अनीका अपनी आंखें खोले और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। वहीं राजलक्ष्मी हर एक मैसेज को पढ़कर ये जानने की कोशिश कर रही थी कि कहीं से किसी सुराग का पता चले कि अनीका पर सर्जरी करने वाला डॉक्टर कौन है। डॉक्टर वेद प्रकाश की बात सुनने के बाद राजलक्ष्मी की उम्मीदें काफ़ी कम हो गई थी। डॉक्टर वेद प्रकाश ने जो बात कही थी वैसे वो काफ़ी सही भी थी। जिस तरह से अनीका के ऊपर सर्जरी की गई थी, अगर इतना काबिल डॉक्टर इस वक्त प्रैक्टिसिंग डॉक्टर होता तो काफ़ी नाम और शोहरत कमा चुका होता। उसे ढूंढना भी बेहद आसान होता, मगर इस तरह के इंसान को ढूंढना काफ़ी मुश्किल था जो अनीका जैसी नाम और शोहरत वाली लड़की को ट्रीट करने के बावजूद अपना चेहरा लोगों के सामने नहीं ला रहा था। राजलक्ष्मी काफ़ी देर तक कॉरिडोर में चक्कर काटते हुए यह सोचती रही कि उस डॉक्टर तक कैसे पहुंचा जाए जिसकी पहचान पूरी मेडिकल इंडस्ट्री में किसी को नहीं थी। अनीका का वीवीआईपी वार्ड अस्पताल के टॉप फ्लोर पर बना हुआ था, इसलिए वहां लोगों का आना जाना काफ़ी कम था। रोहित ने कुछ सिक्योरिटी गार्ड वार्ड के बाहर तैनात कर रखे थे। सिक्योरिटी गार्ड के बीच भी राजलक्ष्मी अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस कर रही थी। अनीका के काफ़ी एहसान थे राजलक्ष्मी के ऊपर और आज राजलक्ष्मी को मौका मिला था कि वह सारे एहसानों का बदला चुका सके। राजलक्ष्मी दिल से चाहती थी कि उसकी मैडम फिर से ठीक हो जाए और पहले की तरह अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह सके। राजलक्ष्मी को अपना लाइफ पार्टनर मयूर गुलेरिया भी अनीका की वजह से ही मिला था, मगर इस वक्त राजलक्ष्मी अपने आप को काफ़ी बेबस महसूस कर रही थी। चाहते हुए भी वह अनीका की कोई मदद नहीं कर पा रही थी। कई बार राजलक्ष्मी ने यह भी सोचा कि काश राजलक्ष्मी ने अनीका जैसी ही टैलेंट होती तो वह किसी तरह अनीका का इलाज कर सकती। राजलक्ष्मी अच्छी तरह से जानती थी कि ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस को अनीका काफ़ी अच्छी तरह से सुलझा सकती थी। जब डॉक्टर पेशेंट की आंखें देखकर बता सकती थी कि पेशेंट की बीमारी का रूट कॉज क्या है। राजलक्ष्मी कॉरिडोर में यहाँ वहाँ चक्कर लगाती रही। इसी तरह कई घंटे बीत गए। रात काफ़ी हो चुकी थी। तभी राजलक्ष्मी ने रोहित के पास आकर कहा, सर मैं यहाँ बैठी हूँ मैडम का ख्याल रखने के लिए, आप प्लीज़ घर जाइए। आपको बच्चों को भी संभालना है। मैं जानती हूँ इस वक्त आपका पूरा ध्यान मैडम की देखभाल करने में लगा हुआ है, मगर ज़रा सोचिए बच्चों के दिल पर क्या गुजर रही होगी। मारवा हाउस में तीनों बच्चों ने डिसाइड किया था कि वह कुछ दिन तक एक साथ एक ही बेडरूम में रहेंगे। मारवा हाउस में तीनों बच्चों के लिए अलग अलग बेडरूम बनाए गए थे। अलेक्जेंडर, रिया और आर्यन की पसंद काफ़ी अलग थी, इसलिए तीनों की पसंद के हिसाब से उन तीनों के कमरे डिज़ाइन किए गए थे। मगर अपनी मम्मा की ऐसी कंडीशन देखकर दोनों भाई भाइयों ने डिसाइड किया था कि वह अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। देर रात को जब अलेक्जेंडर की आंखें खुली तब उसने देखा कि रिया बालकनी में खड़े तारों की ओर देख रही है। फिर जब अलेक्जेंडर ने अपनी बगल में लेटे आर्यन की ओर देखा तो आर्यन की भी आंखें खुली थी। आर्यन भी रिया की ओर देख रहा था। दोनों भाई धीरे से बिस्तर से उठे और रिया की ओर कदम आगे बढ़ाने लगे। जब अलेक्जेंडर और आर्यन बालकनी की रेलिंग के बिल्कुल नज़दीक पहुंचे तब उन्होंने देखा कि तारों की ओर देख रही रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। अलेक्जेंडर ने जैसे ही रिया के कंधे पर हाथ रखा, रिया ने अलेक्जेंडर और आर्यन से कहा, क्या सचमुच हमारी मम्मा बदल चुकी हैं? अलेक्जेंडर और आर्यन रिया की बात सुनकर काफ़ी हैरान रह गए। नौकरों की बात ने रिया के छोटे और चंचल मन पर काफ़ी गहरा असर डाला। नन्ही सी रिया ने अलेक्जेंडर और आर्यन की ओर देखकर कहा, क्या सचमुच मम्मा का भेष बदलकर कोई और औरत हमारे घर में घुस आई है? नन्ही सी रिया को संभालते हुए अलेक्जेंडर ने कहा, अरे ये तुम क्या बात कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुमने देखा नहीं? वो कोई दूसरी औरत नहीं है बल्कि हमारी मम्मा ही है। रिया की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रिया ने अलेक्जेंडर की बात का जवाब देते हुए कहा, अगर वो मम्मा होती तो ऐसा कभी नहीं हो सकता था कि मम्मा मुझे ना पहचाने। मैं जानती हूँ कि पापा की तरह मम्मा इमोशनल नहीं है, अपना प्यार पापा की तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाती, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि मम्मा मुझे कितना प्यार करती हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मम्मा मुझे पहचान ना सके। वो इस दुनिया में
किसी को भी भूल सकती हैं, लेकिन मुझे कभी नहीं भूल सकती। दोनों भाई अच्छी तरह से जानते थे कि रिया अपने ही दुख में ये भी जताना चाहती है कि अनिका सबसे ज़्यादा तीनों बच्चों में उससे प्यार करती थी, और इस वक्त दोनों भाई अपनी बहन को ये नहीं जताना चाहते थे कि मामा सबको इक्वली प्यार करती थी। इसलिए अपनी बहन को दिलासा देते हुए आर्यन ने कहा, देखो रिया, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि मामा तुम्हें कितना प्यार करती हैं, मगर ज़रा समझने की कोशिश करो, मामा की तबीयत ठीक नहीं है। हमारे साथ भी तो ऐसा कई बार हुआ है, जब हम सुबह सुबह जागते हैं तब अचानक हमें कुछ याद नहीं आता कि हम कहाँ हैं। मुझे याद है, तुम्हें याद है, जब हम सब लोग वेकेशन पर गोवा गए थे, तब अचानक ही सुबह जब तुम्हारी आंखें खुली तो तुम काफ़ी हैरान रह गई। तुम ज़ोर ज़ोर से सबको जगह कर पूछने लगी कि हम लोग कहाँ आ गए, ये हमारा कमरा नहीं है। फिर डैड ने तुम्हें याद दिलाया था कि हम वेकेशन पर गोवा आए हैं। जब लाइट्स ऑन हुई और तुमने हम सबका चेहरा देखा, तब तुम्हें यकीन हुआ कि तुम्हें किसी ने किडनैप नहीं किया है, बल्कि तुम फैमिली के साथ वेकेशन पर आई हो। रिया आर्यन की ये बात सुनकर गहरी सोच में डूब गई। आर्यन और अलेक्जेंडर एक दूसरे को देखकर आंखों ही आंखों में इशारे से एक दूसरे को जैसे कह रहे थे कि अब हमें इसी तरह की बातें करके रिया के मन को बहलाना होगा। मगर तभी रिया ने फिर से आर्यन की ओर देखकर कहा, ठीक है, मैं मानती हूँ कि कुछ देर के लिए मुझे नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ और किसके साथ हूँ, मगर जब लाइट्स ऑन हुई तब मैंने तुम्हारा सबका चेहरा देखा, तब तो मुझे पता चला ना। मगर हम सबके जब इतनी देर तक मामा को समझाने की कोशिश की और बताया कि हम उनके बच्चे हैं, तब भी वो हमें नहीं पहचान पाई। तुम दोनों फिल्में नहीं देखते, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं पता, मगर मुझे यकीन है कि कोई है जिसने हमारी मामा को बदलने की कोशिश की है, और मामा जहाँ कहीं भी है बहुत बड़ी मुसीबत में है। हमें किसी भी हालत में मामा को बचाना होगा। राजलक्ष्मी के कहने पर रोहित अनिका को राजलक्ष्मी के भरोसे छोड़कर हॉस्पिटल से निकल गया। रोहित जानता था कि बच्चे घर पर अकेले थे और रात बहुत हो चुकी थी। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अनिका की इस कंडीशन ने बच्चों के नन्हे से दिल पर क्या असर किया होगा। इसलिए रोहित भी अच्छी तरह से जानता था कि बच्चों के पास रहना कितना ज़रूरी था। रोहित ने अपनी कार में बैठकर अपने ड्राइवर से कहा, घर ले चलो। खिड़की से बाहर देख रहे रोहित के मन से बस एक ही ख्याल चल रहा था कि वो कैसे पता लगाए कि आखिर अनिका की किडनैपिंग किसने की थी और कौन था वो जिसने अनिका का इलाज किया था। रोहित के पूरे आदमी हर जगह छानबीन कर चुके थे। भूमिका भी स्पेशल डिपार्टमेंट की मदद से हर जगह पर तहकीकात कर चुकी थी, मगर सारे कॉन्टैक्ट्स लगाने के बावजूद यह पता नहीं लग पाया था कि अनिका की किडनैपिंग किसने की थी। जब अनिका घर लौट आई तो रोहित ने राहत की सांस ली थी। हालांकि रोहित के दिल में बदले की भावना भड़क रही थी। रोहित जल्द से जल्द अनिका के किडनैपर्स को एक ऐसा सबक सिखाना चाहता था कि आइंदा कोई मारवा खानदान के ऊपर आंख उठाने की ज़रूरत न समझ सके। मगर उस वक्त रोहित ये नहीं जानता था कि किडनैपर को ढूंढना रोहित के बदले के लिए नहीं, बल्कि अनिका की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होगा। अनिका की याददाश्त के तार कहीं ना कहीं उसकी किडनैपिंग के साथ जुड़े थे। रोहित ने अपनी ज़िंदगी में खतरनाक से खतरनाक लोगों के साथ दुश्मनी भी की थी और जंग में उनसे जीत भी हासिल की थी। खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को रोहित और अनिका ने अकेले ही अपने बलबूते पर हरा दिया था। वो खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया के अंडरवर्ल्ड की सबसे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती थी, उस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को रोहित और अनिका ने बड़ी ही बहादुरी से लड़कर हराया था। खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन ने रोहित और अनिका को झुकाने के लिए कई साजिशें रची थी, मगर रोहित और अनिका के पास हर बार उनकी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब होता था। मगर रोहित की समझ के बाहर था कि अचानक खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के मिट जाने के बाद वो कौन था जिसने इतनी हिम्मत जुटाई थी कि वह अनिका को किडनैप करे। और तो और किडनैप करने के बावजूद अब तक रोहित को गुनहगारों के बारे में कोई सुराग तक नहीं मिला था। रोहित मन ही मन गहरी सोच में डूबा हुआ था। रोहित की आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी और रोहित की आंखों के नीचे काले गड्ढे नजर आ रहे थे। रोहित का एक हाथ अपने सर पर था और रोहित के चेहरे पर काफ़ी मायूसी नजर आ रही थी। ड्राइवर की हिम्मत नहीं थी उस वक्त रोहित को ये पूछने की कि मालकिन की तबीयत कैसी है। ड्राइवर चुपचाप गाड़ी चलाता हुआ रोहित को मारवा हाउस की ओर ले जा रहा था, ताकि अचानक रोहित की नज़र अपनी ही गाड़ी के रियर व्यू मिरर पर पड़ी। रोहित कुछ देर तक मिरर में गौर से अपने पीछे आ रही कार को देखने लगा। तभी रोहित ने ड्राइवर से कहा, एक काम करना, गाड़ी आगे से लेफ्ट ले लेना। ड्राइवर रोहित की बात सुनकर काफ़ी हैरान हो गया। वो जानता था कि मारवा हाउस जाने का रास्ता सीधा था, फिर अचानक रोहित लेफ्ट मोड़ने के लिए क्यों कह रहा था। जब ड्राइवर ने गाड़ी चलाते हुए पीछे मुड़ाकर रोहित को कुछ पूछने की कोशिश की तो रोहित ने बड़ी सख्ती से अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा ना, अभी के भी लेफ्ट लो।
ड्राइवर ने इस बार बिना कुछ सोचे समझे अचानक ही गाड़ी लेफ्ट टर्न पर मोड़ दी। मगर हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही रोहित की तेज गाड़ी ने अचानक लेफ्ट टर्न लिया, तब रोहित के पीछे आ रही कार ने भी एक तेज लेफ्ट टर्न लिया। रोहित को अब ये बात कंफर्म हो गई थी कि पीछे चल रही गाड़ी रोहित का पीछा कर रही थी। रोहित ने तभी ड्राइवर के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, गाड़ी रोक दो, अभी की अभी गाड़ी रोक दो। ड्राइवर को सोचे समझे इससे पहले रोहित ने फिर से अपनी आवाज़ बढ़ाते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा ना ब्रेक मारो। ड्राइवर ने इस बार भी बिना सोचे समझे जोर से गाड़ी को ब्रेक दबा दी। रोहित की कार के पहिए रास्ते पर घसीटते हुए बड़े और काले टायर मार्क्स बनाते गए। जब रोहित की गाड़ी अचानक ही रास्ते पर थम गई, रोहित के पीछे मुड़कर देखा। पीछे वाली गाड़ी ने भी जोर से ब्रेक दबाई और अचानक से अपनी जगह पर रुक गई। गाड़ी की फ्लैश लाइट इतनी तेज थी कि रोहित को गाड़ी के अंदर कौन बैठा था कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक उस गाड़ी की लाइट बार बार ऑन ऑफ होने लगी। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि उस कार के अंदर बैठा ड्राइवर रोहित को क्या इशारा करने की कोशिश कर रहा था। फिर अचानक रोहित के पीछे खड़ी गाड़ी ने अपनी लाइट्स पूरी तरह से ऑफ कर दी। अब रोहित को धीरे धीरे वो गाड़ी दिखाई देने लगी। रोहित यह देखकर चौंक गया कि रोहित के पीछे जो गाड़ी खड़ी थी वह ठीक वैसी ही गाड़ी थी जिसने मारबा हाउस के बाहर रोहित को अनिका मिली थी। रोहित ने जैसे ही गाड़ी की नंबर प्लेट की ओर देखा तो ये देखकर वो हैरान हो गया कि बिल्कुल उस गाड़ी की तरह इस नंबर प्लेट पर भी कोई नंबर नहीं लिखा था। नंबर प्लेट बिल्कुल ब्लैंक थी। गाड़ी भी ठीक उसी शेप, साइज और मॉडल की थी। ठीक उसी रंग के कांच बिल्कुल काले जैसे अनिका की कार में पाए गए थे। इसका मतलब साफ था कि इस वक्त रोहित के पीछे जो गाड़ी खड़ी थी उस गाड़ी का कनेक्शन कहीं ना कहीं अनिका के किडनैपर से था। या तो गाड़ी के अंदर बैठा आदमी वो आदमी था जिसने अनिका को किडनैपर से बचाया था। दोनों ही सूरत में रोहित का उस आदमी तक पहुंचना बेहद जरूरी था। रोहित अगर अनिका की बिखरी जिंदगी की कड़ियाँ जोड़ना चाहता था तो उस ड्राइवर तक पहुंचना उसके लिए बेहद जरूरी था। मगर जैसे ही रोहित ने अपनी कार का दरवाजा खोला और उस गाड़ी की ओर कदम आगे बढ़ाने लगा, अचानक ही वो गाड़ी रिवर्स चलने लगी। रोहित उस गाड़ी की ओर दौड़कर जाने लगा, मगर कार बड़ी ही तेजी से रिवर्स लेने लगी। रिवर्स लेते वक्त भी गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। रोहित चलते हुए कार की स्पीड मैच नहीं कर सकता था। रोहित जब गाड़ी की ओर तेजी से दौड़ने लगा तब अचानक रोहित की कार रोहित के बगल में आकर रुकी। रोहित के ड्राइवर ने इशारा करते हुए रोहित से कहा, साहब अंदर बैठ जाओ, हम उस गाड़ी का पीछा करते हैं। वो काली गाड़ी रिवर्स लेते हुए दिल्ली के मेन हाईवे तक पहुंच गई। इसके बाद हाईवे के चौराहे तक पहुंचने के बाद उस गाड़ी ने टर्न लिया और तेजी से हाईवे पर दौड़ने लगी। रोहित भी अपने ड्राइवर के साथ अपनी गाड़ी में उस कार का पीछा करने लगा। उस कार की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। रोहित जानता था कि रोहित का ड्राइवर इतनी ज़्यादा स्पीड को मैच नहीं कर पाएगा, इसलिए रोहित ने ड्राइवर की ओर मुड़कर कहा, एक काम करो, तुम मेरी जगह पर आ जाओ, मैं तुम्हारी जगह पर आ जाता हूँ, मगर गाड़ी रोकना मत, गाड़ी दौड़ाते रहो, कुछ देर तक स्टीयरिंग व्हील को संभाले रखो। ड्राइवर रोहित की बात सुनकर हैरान रह गया। ड्राइवर इससे पहले कि कुछ कहता, रोहित ने सीट बदलने के लिए अपने शरीर ड्राइविंग सीट की ओर झुका दिया था। ड्राइवर के पास और कोई चारा नहीं था। ड्राइवर ने स्टीयरिंग व्हील का कंट्रोल बनाए रखा था और धीरे धीरे ड्राइवर अपना शरीर पैसेंजर सीट की ओर ले जाने लगा। फिर रोहित ने गाड़ी का कंट्रोल पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया। ड्राइवर रोहित की ओर हैरानी से देखता रहा। तभी रोहित ने जोर से अपना एक पाँव एक्सीलेटर पर रख दिया। गाड़ी ने तुरंत स्पीड पकड़ ली। देखते ही देखते गाड़ी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। ड्राइवर ये सब कुछ देखकर काफ़ी हैरान हो गया था। ड्राइवर ने ये उम्मीद नहीं की थी कि उसके मालिक, जो हमेशा ही शांति से बैकसीट पर बैठते रहते थे, उनकी ड्राइविंग स्किल इस कदर की हो सकती थी। जो काली गाड़ी रोहित की कार से कहीं ज़्यादा आगे निकल चुकी थी, अब वो रोहित को कुछ दूरी पर दिखाई देने लगी थी। रोहित ने उस काली कार को देखते ही कार की स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ा दी। ड्राइवर के चेहरे की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने मालिक को कैसे रोके। ड्राइवर ने डरते हुए, अटकती हुई आवाज़ में रोहित से कहा, सर प्लीज़ कंट्रोल कीजिए, इतनी ज़्यादा स्पीड में आप कार को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे सर। तभी ड्राइवर ने देखा कि आगे एक मोड़ पर एक बड़ा सा स्पीड ब्रेकर नजर आ रहा था। स्पीड ब्रेकर को देखकर ही ड्राइवर ने रोहित से कहा, सर देखिए संभल कर, आगे स्पीड ब्रेकर है और एक शार्प लेफ्ट टर्न भी है। अगर आपने कार की स्पीड नहीं घटाई तो कार पलट सकती है। रोहित ने उस ड्राइवर की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और स्पीड ब्रेकर नज़दीक आने के बावजूद रोहित ने स्पीड नहीं घटाई। रोहित ने कार की स्टीयरिंग लेफ्ट की ओर घुमा दी और पूरी की पूरी कार ड्रिफ्ट करते हुए स्पीड ब्रेकर से टकराकर कई फीट ऊंची हवा में उड़ने लगी। कुछ ही सेकंड बाद कार फिर से जमीन से टकराई, मगर टकराते ही रोहित ने कार का कंट्रोल फिर से हासिल कर लिया और कार फिर से तेजी से उस काली गाड़ी का पीछा करने लगी।
रोहित की ड्राइविंग स्किल देखकर ड्राइवर हैरान हो गया था, मगर साथ साथ उसे अपनी जान की भी फिक्र होने लगी थी। अंधेरे में काली गाड़ी को देखना बेहद मुश्किल हो रहा था। काली गाड़ी जब भी अपनी खुद की हेडलाइट बंद कर देती तो रोहित को वो गाड़ी देखने में काफ़ी परेशानी होती। साथ ही साथ रोहित और ड्राइवर इस बात को लेकर हैरान थे कि हेडलाइट्स ऑफ करने के बावजूद उस कार का ड्राइवर कितनी अच्छी तरह से इतनी तेज से कार ड्राइव कर पा रहा था। काली गाड़ी तेजी से आगे बढ़ती रही और रोहित भी फुल स्पीड में कार का पीछा करता रहा। तभी अचानक ड्राइवर की नज़र एक बोर्ड पर पड़ी जिसमें लिखा था कि आगे डेड एंड है। डेड एंड का बोर्ड देखते ही ड्राइवर के चेहरे पर घबराहट इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो अब तो अपने मालिक की ओर देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, सर सर गाड़ी रोकिए, सर आगे डेड एंड है। इसका मतलब है आगे कोई गहरी खाई होगी या कोई बड़ी सी दीवार होगी, आगे खतरा है, हमें गाड़ी अभी रोकनी चाहिए। रोहित तेजी से उस काली गाड़ी का पीछा करता रहा है। रोहित ने ड्राइवर की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और तेजी से उस कार का पीछा करता रहा। कुछ ही सेकंड में वो काली गाड़ी एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज पर जाकर चलने लगी। ड्राइवर उस कार को आगे बढ़ते हुए देखकर हैरान था, मगर रोहित बिना रुके और बिना डरे उस काली कार के पीछे तेजी से चलता रहा। ड्राइवर हाथ जोड़कर रोहित से कहने लगा, सर प्लीज़ प्लीज़ कार रोकिए सर, मेरी बीवी है, बच्चे हैं घर पर, प्लीज़ सर कार रोकिए। मगर मानो ड्राइवर की बात रोहित के कानों पर पड़ ही नहीं रही थी। ड्राइवर की बातों को इग्नोर करके रोहित तेजी से कार को आगे बढ़ाने लगा। खाली कार भी तेजी से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक रोहित और ड्राइवर दोनों ने देखा कि काली गाड़ी के आगे एक बड़ी सी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग नजर आ रही थी। बावजूद इसके रोहित ने कार चलाना बंद नहीं किया। कार को तेजी से काली गाड़ी के पीछे ले जाते हुए रोहित ने देखा कि काली गाड़ी अचानक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के नीचे बने एक रेत के ढेर से जाकर टकराई और कई फीट हवा में उछलकर बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर से टकराकर ब्लास्ट हो गई। धमाका इतना बड़ा था कि आग की लपटें कई मीटर तक फैल गई। तेजी से चल रही रोहित की कार को रोहित ने जैसे ही ब्रेक लगाई, रोहित का ड्राइवर कार से उतरकर तेजी से सांस लेने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे रोहित ने अगर कुछ ही सेकंड में ब्रेक नहीं लगाई होती तो वो ड्राइवर वहीं हार्ट फेल के मारे मर जाता। धमाके की वजह से काली गाड़ी के खपच्चे उड़ गए थे। चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही थी। रोहित दौड़कर काली कार के पास आया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि रोहित ठीक से देख नहीं पा रहा था कि ड्राइवर के साथ क्या हुआ था। तभी अचानक रोहित की नज़र जलती हुई कार की ड्राइविंग सीट पर पड़ी। रोहित ने जैसे ही कार की ड्राइविंग सीट पर देखा, रोहित हैरान रह गया। काली गाड़ी पूरी तरह से आग में झुलस चुकी थी। कार अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से टकराकर अचानक आग के गोले में बदल गई थी। जलती हुई कार ने काफ़ी ज़्यादा काला धुआं बाहर आ रहा था। रोहित किसी तरह ड्राइविंग सीट पर बैठे ड्राइवर की हालत देखना चाहता था, मगर जैसे ही रोहित की नज़र ड्राइविंग सीट पर पड़ी, रोहित हैरान रह गया। ड्राइविंग सीट पर कोई मौजूद नहीं था। हालांकि कार को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था और इतनी ज़्यादा आग और धुएं में सब कुछ धुंधला धुंधला नज़र आ रहा था। मगर रोहित आग और कार के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुंच चुका था। रोहित ने आग की लपटों के बेहद करीब जाकर ये देखने की कोशिश की कि आखिर कार चला कौन रहा था और वो ड्राइवर कौन था और उसे क्या बचाया जा सकता था। रोहित कार के ड्राइवर को सिर्फ इसलिए बचाना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि उस काली गाड़ी के साथ अनिका की किडनैपिंग का राज जुड़ा था। रोहित आग की लपटों के बेहद करीब पहुंचता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रोहित को अंदाजा ही नहीं था कि वो आग की लपटों के इतना नज़दीक पहुंच चुका था। रोहित बस किसी तरह गाड़ी चला रहे ड्राइवर को ढूंढना चाहता था। वो उसे बचाकर ये पूछना चाहता था कि आखिर वो कौन था, अनिका की किडनैपिंग के साथ उसका क्या कनेक्शन था और अनिका अपनी याददाश्त कैसे खो बैठी थी। रोहित धीरे धीरे आग की लपटों के बीच से होता हुआ कार की ड्राइविंग सीट तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक रोहित के कपड़ों पर आग फैलने लगी, मगर रोहित को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसके कपड़ों पर आग लिपट चुकी थी। रोहित लगातार ये ढूंढने की कोशिश करने लगा कि आखिर वह कार कौन चला रहा था और अगर कार का ड्राइवर जख्मी हुआ था या घायल हुआ था तो वह इस वक्त कहाँ था। रोहित को काले धुएं की वजह से साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रोहित को आग की लपटों से जूझता हुआ आगे बढ़ने में काफ़ी परेशानी हो रही थी, मगर फिर भी रोहित धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर कार के नज़दीक जाने की कोशिश करता रहा। रोहित के कपड़ों पर आग की लपटें अब तेज होने लगी थी, मगर ड्राइवर को ढूंढ रही रोहित की नज़रें को आगों की लपटों से दिखाई नहीं दे रही थी। रोहित को यह महसूस भी नहीं हो रहा था कि आग की लपटों ने धीरे धीरे रोहित के पूरे शरीर को जकड़ लिया था। रोहित इस बात को लेकर हैरान था कि आखिर तेज चलती गाड़ी से अचानक ही वह ड्राइवर कैसे गायब हो गया था। हर वक्त वह काली गाड़ी रोहित की नज़रों के सामने ही थी। काली गाड़ी जब अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से टकराई तब तक रोहित की नज़रें उस कार पर बनी हुई थी। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक
कार चला रहा ड्राइवर कहाँ गायब हो गया था। इतने भयंकर एक्सीडेंट के बावजूद वह ड्राइवर कहीं नजर क्यों नहीं आ रहा था। यह बात रोहित को हैरान कर रही थी। तभी अचानक पीछे से किसी ने रोहित को कंधे से पकड़ा और आग की लपटों से बाहर निकाला। रोहित पास पड़े एक रेत के ढेर पर जा गिरा। रोहित के ड्राइवर ने रोहित के पैंट और शर्ट पर रेत डाली और आग को बुझा दिया। रोहित के ड्राइवर ने रोहित की ओर देखकर कहा, सर आप ये क्या कर रहे थे? अगर मैं आपको वक्त पर नहीं बचाता तो आपकी लपटों में आपको पकड़ लिया होता। सर आखिर आपको हो क्या गया है? आप क्यों इस तरह से पीछा कर रहे थे इस गाड़ी का? रोहित की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी। रोहित जलती हुई कार को बस देखता रहा, मगर रोहित को कार का ड्राइवर कहीं नजर नहीं आ रहा था। रोहित अपनी जगह से खड़े होकर बिल्डिंग से पीछे की ओर अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज को देखने लगा। रोहित लगातार यहाँ वहाँ देखकर जोर जोर से सांसें लेने लगा। रोहित को इतना परेशान देखकर ड्राइवर ने पूछा, सर क्या हुआ? क्या देख रहे हैं? किसे ढूंढ रहे हैं सर आप? रोहित ने ड्राइवर को जवाब देते हुए कहा, हो सकता है ड्राइवर ने एक्सीडेंट से पहले ही छलांग लगा दी हो। उस ड्राइवर को ढूंढना बहुत जरूरी है। ये कहते हुए रोहित फिर से अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज की ओर दौड़ने लगा। ड्राइवर ने रोहित को पकड़कर कहा, सर प्लीज होश में आइए सर। अरे इस तरह इतने अंधेरे में अगर वो ड्राइवर कूद भी गया तो आपकी पकड़ में नहीं आने वाला है। देखिए आगे कितना अंधेरा है और आगे घना जंगल है। साहब मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, जरा अपने बच्चों के बारे में सोचिए। इस समय मैडम की हालत भी ठीक नहीं है। अगर आपको कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा साहब? बच्चों का नाम सुनते ही एक ही झटके में रोहित को जैसे होश आ गया। रोहित की लाल लाल आंखें अब और भी ज्यादा लाल हो गई थी। बच्चों का नाम सुनते ही रोहित की आंखों से आंसू बहने लगे थे। कुछ देर यहाँ वहाँ घूमते हुए रोहित ने अपनी कमर पर हाथ रख दिया और फिर अचानक अपनी जेब से फोन निकाला और भूमिका को फोन लगाया। भूमिका ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, रोहित ने तेज सांसें लेते हुए भूमिका से कहा, भूमिका मैं अभी तुम्हें अपना नंबर लोकेशन भेजता हूँ। यहाँ पर एक कार का एक्सीडेंट हुआ है। कार पर न तो कोई नंबर प्लेट है और न ही कार की हालत से पता लगाया जा सकता है कि यार कार कहाँ की है। कार पूरी तरह से जल चुकी है। ज़रा तुम इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाने की कोशिश करो कि ये कार कहाँ से आई थी और इसे कौन चला रहा था। इसको चलाने वाला ड्राइवर जिंदा भी है या फरार हो गया है, मैं ये भी नहीं जानता। मगर ये कार कहाँ से आई है ये ढूंढना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि भूमिका रोहित को कुछ कह पाती, रोहित ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और भूमिका को अपना लोकेशन भेज दिया। भूमिका को लोकेशन भेजने के बाद रोहित ने अपने ड्राइवर से कहा, चलो आप मुझे घर ले जाओ। रोहित के चेहरे पर थकावट साफ नजर आ रही थी, मगर नींद रोहित की आंखों से कोसों दूर थी। रोहित की ब्रीथिंग काफ़ी हैवी होने लगी थी। कुछ ही देर में ड्राइवर रोहित को मारवा हाउस ले आया। मारवा हाउस पहुंचते ही रोहित सबसे पहले बच्चों के बेडरूम में गया। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि तीनों बच्चे जब भी परेशान होते हैं तब एक साथ रिया के कमरे में ही सोते थे। रोहित जब रिया के कमरे में पहुंचा तब अलेक्जेंडर और आर्यन बालकनी में बैठे रिया को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही बच्चों ने रोहित की आने की आहट सुनी, सबसे पहले अलेक्जेंडर तेजी से रोहित के पास आकर कहने लगा, देखिए डैड, रिया हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं। उसे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मम्मी की हमशक्ल को भेज दिया है और मम्मी कहीं बहुत बड़ी ज़्यादा मुसीबत में है। अलेक्जेंडर की बात सुनते ही रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। वो फटी हुई आंखों से बालकनी में बैठी रिया को देखने लगा। रोहित भी अच्छी तरह से जानता था कि ऐसा करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। कॉस्मेटिक सर्जरी जिस मुकाम पर पहुंच चुकी थी, वहाँ किसी को किसी का चेहरा पहनाना काफ़ी आसान हो गया था। खासकर अनिका जैसी लड़की जो न सिर्फ मारवा खानदान की बहू थी बल्कि गुलेरिया खानदान की इकलौती बेटी भी थी। हर कोई ऐसी लड़की की जगह लेना चाहता था। रोहित उन आंखों को जानता था जिससे रोहित ने प्यार किया था। रोहित अनिका का स्पर्श जानता था, उसकी खुशबू पहचानता था। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि जो लड़की इस वक्त अस्पताल के बेड पर गहरी नींद में सोई थी वो कोई और नहीं बल्कि रोहित की पत्नी और रोहित के बच्चों की माँ थी। धीरे से रिया के पास जाकर रोहित ने कहा, रिया बेटा। रोहित की आवाज़ सुनते ही रिया रोते हुए रोहित से लिपट गई और कहने लगी, डैड क्या सचमुच मम्मा बदल गई हैं? रोहित ने बड़े प्यार से रिया के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, आपकी मम्मी कभी भी नहीं बदल सकती, क्योंकि मम्मा जैसी कोई दूसरी लड़की तो ऊपर वाला आज तक बना ही नहीं पाया। मम्मा के अलावा इतनी खूबसूरत क्या कोई हो सकता है? मम्मा इज एन एंजल और एंजल की शक्ल कोई नहीं बना सकता। अपने डैड की बात सुनकर रिया कुछ शांत होती हुई नजर आई। रिया के चेहरे पर उदासी कम होने लगी। ये देखकर अलेक्जेंडर और आर्यन भी काफ़ी ज़्यादा हल्का महसूस करने लगे। तभी रिया ने धीमी और अटकती हुई आवाज़ में रोहित से कहा, मगर डैड, लोग ऐसा कुछ कह रहे हैं कि मम्मा की जगह किसी डेविल ने घर पर मम्मा जैसी दिखने वाली किसी और लड़की को भेज दिया है। रिया की बात सुनकर रिया के माथे पर हाथ फेरते हुए रोहित ने कहा,
मेरी एक बात को हमेशा ध्यान में रखना, अगर इस दुनिया में डेविल है तो फिर डेविल से कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो भी है जिसने मुझे, तुम्हें और मम्मा को इतनी मुश्किलों के बावजूद मिलवाया है। वो ज़रूर मम्मा की रक्षा करेंगे जिस तरह आज तक करता आया है। और यकीन मानो कि जिसने हम लोगों को मिलवाया है वो इस वक्त डेविल को मात देने की प्लानिंग ज़रूर कर रहा होगा। और बहुत जल्द तुम सबको तुम्हारी मम्मा बिल्कुल पहले की तरह ही प्यार करने लगेंगी। तीनों बच्चों के साथ कुछ देर वक्त गुजारने के बाद रोहित ने बच्चों से कहा, अब आप लोग कुछ देर आराम कर लो, फिर मैं आप लोगों को कल सुबह मम्मा से मिलाने ले जाऊंगा। मम्मा से मिलने की बात सुनते ही तीनों बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लगातार रो रही रिया की आंखों में एक उम्मीद की झलक दिखने लगी थी। अलेक्जेंडर और आर्यन ने भी अपनी आंखों से आंसू पोंछ दिए और रिया से कहा, डैड ठीक कह रहे हैं, हमें सो जाना चाहिए। अगर हमारी नींद पूरी नहीं हुई और हमारी आंखें कल सुबह लाल हुई तो पता है मम्मा ना कितना गुस्सा करेंगी। और एक बार मम्मा को गुस्सा आ गया तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि मम्मा जितनी शांत है, गुस्सा होने पर उतनी ही डांट भी लगाती हैं। मम्मा की ये बातें बिल्कुल सच थी। अनिका जितना प्यार करना जानती थी उतना ही डांट फटकार लगाना भी जानती थी। अनिका को पता था कि बच्चों को किस वक्त प्यार देना चाहिए और किस वक्त बच्चों की गलतियों की वजह से उन्हें सजा देनी चाहिए, ताकि बड़े होकर वो